नमस्कार। इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव नाम से प्रसिद्ध विद्यापति की काव्य में गीति परंपरा को अपन पढ़ेंगे। अब विद्यापति के काव्य में गीति परंपरा का प्रश्न देखो, बीए प्रथम वर्ष में भी आ जाता है, एमए प्रीवियस में भी आ जाता है और एमए फाइनल में भी आ जाता है। इसके साथ साथ देखो इनकी गीति काव्य की क्या विशेषता है, नेट जेआरएफ में भी आ जाता है। तो बीए फर्स्ट ईयर जो है एमए की तैयारी, इसके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले उस एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। देखो हम देखते हैं, अगर अपने एग्ज़ाम में प्रश्न आता है जैसे बीए प्रथम वर्ष, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल के एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है कि विद्यापति की काव्य में गीति परंपरा के जो गीति काव्य के तत्व है उनको संक्षेप में या विस्तार से समझाइए। तो इसका जो है अपने को यहाँ देखना है। अब आप कहोगे इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्या है। देखो आजकल अब जो सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो है ना जो तथ्यपरक आते हैं, कथन उपकथन जो सवाल प्रश्न आते हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए अपने को इसका विस्तृत ज्ञान होना ज़रूरी है। नेट में भी अपन देखते हैं कथन उपकथन आते हैं, तो उसका अपने को यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे तो ही उन जो है प्रश्नों का अपन सही जवाब, सटीक जवाब दे पाएंगे, सटीक उत्तर उसका दे पाएंगे। प्रश्न आता है आपकी विद्यापति के काव्य में गीति तत्व को समझाइए। उसका आंसर अपने यहाँ देख रहे हैं। देखो गीति काव्य, अब इसमें विद्यापति अपने को सीधा ही यही नहीं लिखना है। बीए प्रथम वर्ष, एमए प्रीवियस फाइनल के विद्यार्थियों के लिए ये मैं बता रही हूँ कि अपने को सीधा ये नहीं लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था क्या विद्यापति की उपाधियाँ किस युग के थे, उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या थी, वो अपने को प्रारंभ में लिखना है। किस कवि ने, किस राजा ने इनको क्या क्या उपाधियाँ दी थी। सारी आपको याद नहीं होती तो कम से कम 2 या 3 तो उनकी उपाधियाँ आपको लिखनी है। उसके बाद में इनको जो है ये यहाँ से लिखना शुरू करना है अपने को, गीति काव्य परंपरा और विद्यापति, पॉइंट डाल के। उपाधियाँ लिखने के बाद में अपने को पॉइंट डालना है, गीति काव्य परंपरा और विद्यापति। फिर लिखना है विस्तार से, गीति काव्य कविता की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वजन प्रशंसित विधा है। देखो अपन ने देख लिया था एक खास विशेषता विद्यापति के काव्य की, क्या कि विद्यापति ने पदावली लिखी थी। उस पदावली को बंगाल के कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु इतनी मधुरता के साथ गाते थे कि गाते गाते भाव विभोर होकर बेसुध होकर गिर जाते थे, नृत्य करने लग जाते थे। तो अब इस आधार पर अपन देख सकते हैं, इस जो एक कथन मात्र से अपन आभास कर सकते हैं कि विद्यापति के काव्य में किस प्रकार की गीति यानी गान के तत्व मौजूद थे। ठीक है, विद्यापति और गीति काव्य परंपरा। गीति काव्य कविता की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वजन प्रशंसित विधा है। यह हृदय में उठने वाले सरस एवं तीव्र मनोवेगों की अभिव्यक्ति का सबसे सहज साधन है। क्या? गीति काव्य। ठीक है, गीति काव्य मानव हृदय में उठने वाले सरस एवं तीव्र मनोवेगों की अभिव्यक्ति का सबसे सहज साधन है। मनुष्य सुख दुख, आशा निराशा, आसक्ति विरक्ति आदि के चरम पर पहुंचकर भावातिरेक में दुखती होकर गीत रचता है। भावातिरेक, भावों के अतिरेक हो जाने पर ही वह गीत की रचना करता है। मानव मन के निकटस्थ और उसी से निष्पन्न होने के कारण इस काव्य विधा ने सहस्त्रों वर्षों से निरंतर समाज के चित्रों को प्रभावित और चित्रांकित दोनों किया है। किस विधा ने? गीति काव्य विधा ने। भारत में गीति काव्य कहाँ से प्रारंभ होता है? देखो, भारतीय गीति काव्य का आरंभ वैदिक ऋचाओं से माना जा सकता है, जिनमें प्रकृति के भयावह और विस्मयजनक रूपों को देख आदिम मन की जिज्ञासाएं, भय और विस्मय की स्थिति, रक्षा की कामना, स्तुति और श्रद्धा की भावनाएं एक साथ गुंथी मिलती है। A.W. हॉपकिंस ने प्राचीन भारतीय गीति काव्य को 4 भागों में बांटा है। पहले में धार्मिक और वीरगाथात्मक गीतियाँ, दूसरे में प्रधान गीतियाँ, तीसरे में सहज प्रेम गीत, चौथे में ऐसे प्रेम गीत है जो आध्यात्मिक और रहस्य के साथ वासना के रंगों से रंजित अत्यंत गहन और उलझे हुए हैं। ये उलके नहीं, उलझे हुए हैं।
ये जो E.W. हॉपकिंस ने भारतीय गीति काव्य को 4 भागों में बांटा है ना, इसको BA प्रथम वर्ष MA प्रीवियस फाइनल के बच्चों को तरीके से लिखना है। किस तरीके से? जैसे हॉपकिंस ने काव्य को 4 भागों में बांटा, गीति काव्य को, तो यहाँ अपने को देखो इसके जस्ट नीचे 1 पॉइंट लगाना है, फिर लिखना है धार्मिक और वीर गाथात्मक गीतियाँ। फिर अपने को नीचे 2 पॉइंट लगाना है, फिर लिखना है भक्ति तत्व प्रधान गीतियाँ। फिर अपने को 3 पॉइंट लिखना है और फिर लिखना है सहज प्रेम गीत, तीसरे पॉइंट में है ना। चौथे में लिखना है ऐसे प्रेम गीत जो आध्यात्मिक और रहस्य के साथ वासना के रंगों से रंजित अत्यंत गहन और उलझे हुए हैं। इस प्रकार अपने को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। नंबर अच्छे लेने हैं ना अपने को। और अगर नंबर के साथ साथ में अपने को जैसे एग्ज़ाम में जाए उससे पहले सीधा सीधा देखना है अपने को, तो ये सरल भाषा में अपने हाथ से लिखे हुए आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो ये इनमें से E.W. हॉपकिंस ने जो भारतीय गीति काव्य को 4 भागों में बांटा है, इनमें से जैसे प्रथम वर्ष के बच्चों को मैंने अच्छे से बता दिया था कि उनके काव्य में रहस्यवाद भी है, श्रृंगार भी है, भक्ति काव्य भी है। MA फाइनल में भी मैंने अच्छे से बता दिया था। तुम खुद देखो आप कि विद्यापति के काव्य में इन चारों में से कौन सा गीति काव्य है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा गीति काव्य है वो आप बताओ। ठीक है, जैसे पहला गीति काव्य है इसने धार्मिक और वीर गाथात्मक गीतियाँ, दूसरे में भक्ति तत्व प्रधान गीतियाँ, तीसरे में सहज प्रेम गीत, चौथे में ऐसे प्रेम गीत है जो आध्यात्मिक और रहस्य के साथ, आध्यात्मिक यानी जैसे अपन ने देखा राधा और कृष्ण की प्रेम की जो प्रणय की भावनाओं से संबंधित जो रचनाएं हैं, रहस्य के साथ वासना के रंगों से रंजित अत्यंत गहन और उलझे हुए हैं। बाद के युग में सामंतवादी व्यवस्था में गीति काव्य का विकास नहीं हो सका। संस्कृत गीति काव्य का पुनर्विकास जयदेव के गीत गोविंद में दिखा पड़ा। ये देखो ध्यान देने की बात है, मैंने पिछली वीडियो में इसको अच्छे से बताया है आपको। संस्कृत गीति काव्य का पुनर्विकास जयदेव के गीत गोविंद में दिखाई पड़ा। बौद्धों के गान और चंडीदास के पद इसी क्षेत्र की उपज है। बौद्धों के गान, चंडीदास के पद किसकी उपज है? संस्कृत के कवि जयदेव के गीत गोविंद की उपज है। जिस गीत गोविंद का अनुकरण करके विद्यापति ने पदावली लिखी है ना, उस जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर भी बौद्धों ने गान लिखे, चंडीदास ने पद लिखे। हिंदी में गीति काव्य रचना का आरंभ श्रृंगार एवं सूर्य की परिभूमि पर हुआ। बिसलदेव रासो और जगनिक के आला खंड में कुछ झांकियाँ ही मिल पाई है। बिसलदेव रासो में भी देखो श्रृंगार है, अपन ने देखा था, अच्छे से पढ़ा था। बिसलदेव रासो में श्रृंगार है ना, तो शौर्य नहीं है। जगनिक के आला खंड में शौर्य है ना। तो इसमें इन दोनों में मिलाकर क्या है, इनकी झांकियाँ मिलती है, किनकी? श्रृंगार और शौर्य की, गीति काव्य की। हिंदी में सर्वप्रथम गीति काव्य कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। ये नेट का क्वेश्चन है, नेट JRF का। BA फर्स्ट ईयर वालों को भी मोस्ट करके लिखना है, MA प्रीवियस फाइनल के बच्चों को भी मोस्ट करके लिखना है। हिंदी के सर्वप्रथम गीति काव्य कवि कौन है? विद्यापति है, जिनकी रचना का प्रेरणा स्रोत जयदेव का गीत गोविंद ही है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था, आपको लिखना है। आप विद्यापति और जयदेव के काव्य की समता संबंधी जानकारी पिछली इकाइयों में प्राप्त कर चुके हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। यहाँ हम विद्यापति के गीति काव्य की विशेषताओं तक ही इस विषय को सीमित रखेंगे कि विद्यापति के गीति काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो ही देखेंगे। काव्य में जो मधुरता है वो नहीं देखेंगे। ठीक है। गीति काव्य की समस्त विशेषताएं विद्यापति के काव्य में पाई जाती है। जितने भी गीति काव्य की विशेषताएं हैं, गीति काव्य लिखते समय कौन कौन सी विशेषताएं काव्य में होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं हैं विद्यापति के काव्य में। गीति काव्य की प्रमुख विशेषता है इसके प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अस्तित्व रखना एवं पूर्वापर प्रसंग निर्देश के बिना भी भावाभिव्यक्ति में समर्थ होना। ध्यान देने की बात है, प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। पूर्वापर प्रसंग यानी जो एक छंद है, जो दोहा है, सवैया है, सोरठा है, तो उसका पहले से भी संबंध है और उस पद का आगे वाले पद से भी संबंध है। ठीक है ना। यह विशेषता विद्यापति में भी सर्वत्र है। गीति काव्य की विशेषता, गीति काव्य की विशेषता क्या है?
कि गीति काव्य का जो छंद होता है उस छंद का अपने आप में अस्तित्व होता है। अब उस एक छंद की विशेषता पहले वाले छंद से भी है और उससे आगे वाले छंद से भी है। ठीक है, तो ये विशेषता अपने को विद्यापति के काव्य में भी मिलती है और ये विशेषता विद्यापति के काव्य में मिलती है, तो विद्यापति के काव्य में गीति काव्य के तत्व है। प्रत्येक पद में पृथक मनोदशा को ग्रहण करते हुए नायक नायिका की दशाओं का वर्णन अथवा स्वतंत्र चित्रों की योजना की गई है। स्वतंत्र चित्रों की योजना की गई है। प्रत्येक पद भाव स्वातंत्र्य के गुण से समृद्ध है। उदाहरण देखें, पथ गति नयन मिलल राधा कानन, दुहु मन मन सिज पूरल संधान। पथ गति नयन मिलल राधा कानन, राधा जो है वन में रास्ते में नैनों के रास्ते से उससे किसे श्री कृष्ण से मिलती है, तो उसका ये है गीति काव्य। इसमें देखो, पथ गति नयन मिलल राधा कानन, दुहु मन मन सिज पूरल संधान। दुहु मुख हेरई दुहु भेल भोर, समय ने बुझाए अचतुर चोर। ये देखो कानन, संधान, भोर, चोर, ये एक तुक उत्पन्न कर रहे हैं, एक लय उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अपने क्या कहा कि छंद का स्वतंत्र अस्तित्व रखना, पहले के प्रसंग के निर्देश के बिना भी भावाभिव्यक्ति में समर्थ होना, तो ये एक दूसरे से संबंध है। ये चोर भोर तुक है, इसमें लय है अंत में, है ना। तो ये गीति काव्य की विशेषता है। चलल राजपथ दुहु उरझाई, कह कवि शेखर दुहु चतुराई। उपयुक्त पदांश प्रेम प्रसंग से संबद्ध होते हुए भी भाव स्वातंत्र्य युक्त है। पद एक दूसरे से मिले हुए हैं लेकिन इनमें पूर्वापर संबंध नहीं है। यदि प्रथम पद में राधा कृष्ण के राजपथ पर मिलने का चित्र आंका गया है, तो दूसरे में कृष्ण के हृदय में राधा के रूप सौंदर्य को देखकर पड़े प्रभाव का, और तीसरे में प्रेमियों के चातुर्य का वर्णन है। प्रेमियों के चातुर्य का, प्रेमियों की चतुरता का वर्णन है तीसरे पद में। यही विद्यापति के गीति काव्य का वैशिष्ट्य है। विद्यापति की गीति काव्य की विशेषता है कि सभी पद श्रृंगार से ओतप्रोत होते हुए भी एक दूसरे से पृथक भावों एवं अनुभवों को वहन करता है। विद्यापति की गीतों की काव्य की मुख्य विशेषता है कि सारे पद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और इनसे जो है श्रृंगार से ओतप्रोत है और एक दूसरे से पृथक भाव अनुभवों को अपने वहन करते हैं। ये तो विद्यापति की काव्य की मुख्य विशेषता है। ये एमए के विद्यार्थियों को और बीए प्रथम वर्ष के ये विद्यापति के गीति काव्य की पहली विशेषता हो गई और मोस्ट विशेषता हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। गीति काव्य की दूसरी बड़ी विशेषता व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रमुखता है। विद्यापति के व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रमुखता, ये इनकी दूसरी विशेषता है। देखते हैं किस प्रकार की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ थी। इसमें निजी भावनाओं को ही प्रमुखता दी जाती है। बाह्य संसार के संवेदनाओं को कभी अधिक व्यक्त करता है, किंतु उन्हें अपना बनाकर बाह्य संसार की संवेदनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन उन संवेदनाओं को कभी अपना स्वयं की संवेदना बना लेता है। विद्यापति के संपूर्ण पदावली के भाव एक व्यक्ति के ही भाव है। राधा और कृष्ण दोनों ही अपने व्यक्तिगत विरह मिलन के झूले में झूलते हैं। राधा मिलन के क्षणों में आनंद विभोर रहती है, किंतु विरह में अपनी वेदना को नाना रूपों में व्यक्त करती है। साथ ही राधा की वेदना व्यक्तिगत है, उससे संसार की और किसी सृष्टि का संबंध नहीं है। यद्यपि पदावली के पदों में राधा एवं कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं का ही वर्णन है, फिर भी उनके कवि की अनुभूति एवं कल्पना स्पष्ट परिलक्षित होती है। ध्यान देने की बात है, कवि विद्यापति ने आवेगपूरित संवेग एवं विवेक की दशाओं का वर्णन प्रत्येक पद में एक नए भावबोध को लेकर किया है। संयोग का वर्णन किया है, वियोग का वर्णन किया है। संयोग के हर पद में नए नए भावों का समावेश किया है, तो वियोग के भी हर पद में नए नए भावों का समावेश किया है। इसीलिए तो राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी है, और उसने जो शिव सिंह प्रसाद जो आधुनिक कवि है, आधुनिक जो संपादक थे, उन्होंने भी इसे नया कवि कहा है।
तो ये भी इनकी गीति काव्य की विशेषता हो गई। ये तीसरी विशेषता हो गई है ना, ये इसकी नए भावभूत को लेकर चलना। ये नेट के लिए भी मोस्ट है। गीति काव्य की एक और विशेषता संगीतात्मकता है। संगीतात्मकता ये इनकी गीति काव्य की चौथी विशेषता हो गई, जिसके बारे में पिछले प्रसंगों का उल्लेख किया जा चुका है। इनमें गुण के कारण विद्यापति के गीत मानव मन में अभिलाषित भावों के साथ सहज ही तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तादात्म्य यानी संबंध स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, विद्यापति के जो है काव्य में गुण के कारण मानव मन में अभिलाषित यानी जिन भावों की इच्छा होती है, अभिलाषा रखते हैं, उन भावों के साथ वो संबंध स्थापित कर लेते हैं। विद्यापति संभवतः अपने काल के एक अच्छे गीतकार थे, जिन्होंने गीत को उसकी स्वाभाविक प्रकृति के साथ पहचान कर एक अभिनव पूर्णता और उत्कर्ष प्रदान किया। विद्यापति में लय और धुन की मौलिकता तो है ही, एक अछूती भाव संवेदना को व्यक्त करने में समर्थ ग्रामीणता एवं नैसर्गिकता भी लक्ष्य की जा सकती है। यह एक अद्भुत कौशल है, क्योंकि विद्यापति जैसा बहुपद और शास्त्रीय ढंग से अनेक ग्रंथों के रचयिता अनेक कष्टसाध्य प्रयत्नों से ही लोक जीवन की अभिव्यक्ति सहजता को कायम रख सकता था। इस कार्य में महाकवि को अभूतपूर्व सफलता मिली है। अब ये देखो, मैंने ये कहा है ना, यहाँ पर गीति काव्य की एक और विशेषता संगीतात्मकता है, जिसके बारे में पिछले प्रसंगों का उल्लेख किया जा सकता है। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था ना, इनके काव्य में कितनी संगीतात्मकता है। और इनकी संगीतात्मकता को लेकर ही तो अपने भारत में आज भजन कीर्तन जो अपन करते हैं, मंदिरों में देखते हैं अपन, घरों में भजन कीर्तन की परंपरा ही इनके काव्य से चली थी। तो ये भजन कीर्तन की परंपरा भी आप चाहे तो अपने इसमें लिख सकते हो। संगीतात्मकता के आधार पर ही भारत में भजन कीर्तन परंपरा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये विद्यापति के काव्य में गीति तत्व जो प्रश्न आपका है पूरा होता है। आगे की कक्षा में विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगार कवि है, इसका अपन विस्तृत विश्लेषण करते हैं। इसमें इतना ही। धन्यवाद।